सो आज हम लोग बहुत बेसिक तौर पे डिस्कस कर रहे हैं कि डैक्स क्या होता है। ठीक है, या डैक्स से हम लोग क्या करते हैं पावर बीआई के अंदर। तो हमारे पास एक पावर बीआई फाइल है जो हमने यहाँ पे ओपन कर ली। और पावर बीआई में जो डैक्स होता है उसका काम है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लिख के देना। और डैक्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हैं। सो यहाँ तक का हम लोग ने समझा कि तीन चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग इन पे भी बात करेंगे कि ये कैलकुलेटेड मेजर, ये कैलकुलेटेड कॉलम, ये कैलकुलेटेड टेबल एक्चुअली में होता क्या है। तो हम एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे डेटा सेट बना लेते हैं। और ये जो हमारा डेटा सेट है इसमें हम लिख लेते हैं फ्रूट आईडी। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट नेम। ये क्लियर है। और Yes. इसका नाम हम लिख लेते हैं फ्रूट्स। ठीक है, या हम लोग एक ऐसा करते हैं कि एक प्रोडक्ट आईडी बना देते हैं और एक प्रोडक्ट नेम बना देते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से आपको डेटा सेट भी बनाना बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आए। और इसका नाम हम रख देते हैं फ्रूट्स या ग्रोसरी जो भी है, तो एक प्रोडक्ट नाम रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट के आगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, इस प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस क्या है। ठीक है, जैसे अब हम लोग हिंदी में बात बात करते हैं ना कि एक नग का क्या प्राइस है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग एक ही टाइप की चीज यूज करने वाले हैं, तो यूनिट प्राइस यहाँ पे जो होगा वो एक यूनिट का होगा। और ये हम मान लेते हैं यूनिट क्या है, केजी। ठीक है, ऐसे 1 किलोग्राम। ठीक, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4, और प्रोडक्ट का नाम मैं ले लेता हूँ मैंगो गुआवा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भिंडी, और यहाँ लिख लेते हैं आलू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगो गुआवा भिंडी आलू हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर दिया, कोई इशू नहीं है। चाहे तो टोमेटो पोटैटो जो करना हो कर लो। और कैटेगरी इसकी क्या होगी कि जो मैंगो गुआवा है ये फ्रूट है, फ्रूट है। और भिंडी आलू क्या है, सब्जी है ना, तो इसको वेजिटेबल कर दिया। ये समझ में आ रहा है। Yes. मान लेते हैं कि इसका प्राइस जो है 60 रुपये है, गुआवा मान लेते 30 रुपये है, और यूनिट सबकी केजी है, राइट। और प्राइस जो है वो रुपीस में है। और भिंडी पता नहीं कितने रुपए की, हमने अभी 15 लिख लिया। और आलू मान लेते 20 रुपये। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आई। तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन, कि हमने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर दिया। कई बार हम लोग प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन भी करते हैं। सेगमेंटेशन जैसे कि कंज्यूमर इसे लेता है, कि कॉरपोरेट इसे लेता है, कि होम ऑफिस वाला लेता है, तो वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी तो हमारे जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर के ही हैं, तो हमारा सेगमेंट हम नहीं लिख रहे। अब हम एक और शीट बना रहे इसी एक्सेल फाइल में। और इस फाइल में हम लोग शीट बना रहे, और उसका जो हम लोग नाम लिख रहे वो लिख रहे ऑर्डर्स। यहाँ पे हम लिख रहे ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे ऑर्डर डेट। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट्स परचेज्ड, कि कितने यूनिट परचेज्ड की। और यहाँ पे कस्टमर की आईडी लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ नहीं। तो ये हो गया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, यूनिट परचेज्ड, और आगे कुछ नहीं लिखा। अब जैसे हमने ऑर्डर आईडी लिखा 1 2 3
456 और ऑर्डर डेट लिखा मान लीजिए 1/6/2024 2025, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। तो जो एक्सेल है, एक्सेल में देखिए अपने आप इसे उसने डेट मान लिया, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और जैसे फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल पे गया, तो यहाँ पे खुल गया डेट और इसका टाइप आ गया ये कि 14/3/12 ऐसे करके, कि ये इंडिया के फॉर्मेट में आ गया। इसकी लोकेशन जो आ गई वो इंडिया में आ गई। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से नहीं देना चाहता हूँ, किसी और फॉर्मेट में देना चाहता हूँ, जैसे मान लो यूएस में एक अलग फॉर्मेट चलता है, ठीक है। सो मैं यूएस या यूके के उसमें जाऊँ तो यूएस में वो लोग डेट ऐसे लिखते हैं। तो जो भी लोकेल या फॉर्मेट तो वो ऐसे लिखेंगे 1/6/2026। तो जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे फॉर्मेट भर दीजिए। अभी मान लीजिए हम ये भर देते हैं और ओके कर देंगे, ठीक है। और हमने कहा कि 1/6 को हमारे 3 चीज़ बिकी और आज 2 तारीख है और 2/6/2025 को, ठीक है, हमारी 3 और आइटम बिके। तो यहाँ क्या बिका इसकी तो जानकारी है ही नहीं। तो यहाँ इंसर्ट कर देंगे प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, तो इसको लिखा 1 2। ये प्रोडक्ट आईडी तो ये नहीं रहेगा, ये इसको भी डेट ले रहा है। तो हम कहेंगे भैया ये डेट नहीं है, ये नंबर है। यहाँ से आप डेटा टाइप बदल सकते हैं। और नंबर में भी ये लेने लग रहा है कि नंबर को जैसे एक डेसिमल बना दे रहे हैं। हम क्या अभी जनरल, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 और ये फिर वही कर रहा है। तो हम पूरे कॉलम को ही कहेंगे कि भाई ये पूरा कॉलम ही जनरल है। तो 1 2 3 2 3 4। अब ये मैंने क्या किया, आप एक्सप्लेन कर सकते, इससे क्या समझ में आ रहा है। ये 1 2 3 2 3 4 क्या है ये प्रोडक्ट की आईडी है। प्रोडक्ट आईडी 1 किस प्रोडक्ट की है, मैंगो की। 2 है गुआवा, 3 है भिंडी, 4 है आलू। तो ये आपको अब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे यूनिट परचेज की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ पे 7 ऐसा लिखा। अब इसका क्या मतलब है, ये यूनिट क्या है, सब केजी में है, ठीक है। तो यानी इन्होंने 3 किलो खरीदा, इन्होंने 6 किलो, ये राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर आईडी 1 2 1 2 1 2। ये क्या हुआ, मतलब कि ये किसी कस्टमर का आईडी है। और इसीलिए मैंने एक नया टेबल बनाया और इसका नाम रखा कस्टमर। और यहाँ पे लिख दिया कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने सिटी और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंट्री, ओके। तो कस्टमर आईडी हमारे पास 2 हैं, एक का नाम है सचिन और एक का नाम है विकास, ओके। एक का सिटी है उन्नाव, एक का सिटी है लखनऊ, एक की कंट्री है इंडिया, दूसरे की भी कंट्री है इंडिया। ऐसा कुछ डेटा दे दिया, राइट। अब यहाँ पे कितने भी कस्टमर का डेटा आ सकता है। जैसे जब आप किसी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हैं तो आप ये सारी डिटेल फिल करते हैं ना, कई बार आपसे वो ये सारी डिटेल फिल कराता है और ऑटोमेटिकली सारी कस्टमर की डिटेल यहाँ आ जाती है। जो वेबसाइट का जो बैकएंड है, उस बैकएंड पे उनके लोग प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, उनका प्राइस एटसेट्रा क्या रहेगा। और जब आप
ऑर्डर करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो उसकी जानकारी कुछ ऐसे स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डेटा। तो इस डेटा के आधार पे आपके पास डिटेल है। अभी मैं यही लिख देता हूँ, अब ना मैंने यहाँ कोई जानकारी दी कि यहाँ पे प्राइस कितने में खरीदा क्या नहीं, क्योंकि हमने एक फिक्स प्राइस कर दिया है, जो बिकेगा इतने ही में बिकेगा। तो इसको मैंने क्या किया, एक इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसे एस एस स्मॉल ग्रॉसरी डेटा लिख देता हूँ। एस एस मेरा स्लाइड स्कोप का माली शॉर्ट फॉर्म हो गया, और ये मेरा हो गया डेटा सेट। ओके, मैंने इसका नाम रख दिया डेटा सेट। अब हमने ओपन किया पावर बीआई, और पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन किया। जब हमने पावर बीआई को ओपन किया, ये आपको नहीं दिखेगा, मैं तो ये मोंगो डीबी कनेक्ट कर रहा था, कुछ इशू बताता है। अब मैं क्या करूं, उस डेटा सेट को मुझे रीड करना है, एनालाइज करना है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इनमें से क्या, गेट डेटा पे गए। अब अपलोड करेंगे एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल ही क्यों, अगर वो एक्सेल फाइल है तो एक्सेल करेंगे। इस फाइल को हमने एक्सेल में ही सेव किया ना, डेटा हाँ सेट तो डॉट एक्सेल पे एक्सेल, करेंगे। इस वजह से। सचिन ये क्लियर है, जी सर। कितना सब खुला हुआ है। यहाँ से एक्सेल वर्कबुक किया, और जो हमारा वो एस एस स्मॉल ग्रॉसरी डेटा था उसे लोड कर लिया। ओके, अब ये मेरा डेटा बन गया। तो हमने अभी पढ़ा डेक्स में कि हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर टेबल बनाते हैं, वो सब ठीक है, वो कब बनाएंगे वो देखा जाएगा। मगर यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो देखिए, उस एक मेरी फाइल के अंदर जो 3 शीट थी, ठीक है, वो तीनों शीट्स यहाँ पे आ रही हैं। इज इट ओके, देखिए। यस सर। तो मुझे तीनों कनेक्ट करनी है, मैंने इसको कनेक्ट किया। पहले देखो हेडर सही मैच कर रहे हैं, सचिन एंड विकास, राइट। ऑर्डर सेलेक्ट किया, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सब कुछ सही दिख रहा है। प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सब सही दिख रहा है। तो अगर सब सही दिख रहा है, तो हमें यानी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, उसमें क्यों इशू आया था जो एक पहले स्टार्टिंग में शो किया था? अब जैसे ये तीन दिख रहा है, उसी का तीन डुप्लीकेट था, लेकिन ऊपर वो कॉलम 1 2 3 4 लिख के आ जाता था, वहाँ जो कि पे क्या गड़बड़ हो है। रहा था कि किसी कारण से वो हेडर को पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब, तो वो अच्छा। हेडर को पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए एरर आ रहा था। इसलिए हमने ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके मार्क फर्स्ट रो एज हेडर किया था। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे भी हो रहा होता तो हम करते। अभी हमारी फाइल सही से बन गई है एक्चुअली, हम लोग ने ध्यान दे के बनाई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई एडिशनल टेबल नहीं क्रिएट की है, मैंने उसी शीट को ही लोड कर लिया है, हाँ इसलिए वो एक बार में एक ही नाम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे लोड कर देंगे। तो जब आप लोड करेंगे, सो ये लोड होने के बाद आपका एक मॉडल बनने लग जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ऐसी टेबल है जो ऑर्डर टेबल है। देखिए, अब यहाँ पे जब लोड हो जाएगा तो यहाँ पे टेबल व्यू में हमारे पास कस्टमर, ऑर्डर और प्रोडक्ट आ जाएगा। कस्टमर का आईडी और प्रोडक्ट, इन दोनों टेबल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है कि कोई है। यहाँ पे तो ये तो एक मास्टर टेबल है जिसे सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी है। ये एक मास्टर टेबल है जिसे सिर्फ कस्टमर की जानकारी है। ये एक ट्रांजैक्शन टेबल है ना, जिसे दोनों की जानकारी है। बताइए, यही टेबल तो बता रहा है कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कब खरीदा। बताइए, जी सर।
सो इट्स लाइक अ ब्रिज टेबल ना। ये लखनऊ कानपुर के बीच वाला गंगा पुल है, पुल तोड़ दो, कनेक्टिविटी खत्म। तो ये चीज यहाँ मॉडल वाला दिखा रहा है, देखिए इसने प्रोडक्ट से ऑर्डर को जोड़ा और ऑर्डर से कस्टमर को जोड़ा। इसे कहते हैं, इसको एक स्कीमा बोलते हैं। ये कुछ स्टार स्कीमा टाइप का होता है कि जिसमें एक बीच में मेन टेबल होती है जो हमारी फैक्ट टेबल कहलाती है। क्या? फैक्ट। ठीक है। सो ये जैसे हमारी फैक्ट टेबल है, एक फैक्ट या फैक्ट टेबल वो होती है जिसमें जैसे बजटेड प्लान्ड और फोरकास्टेड वैल्यू होते हैं, या इस टाइप से। जैसे इसमें कई बार ऐसा होगा, डेट होगा, डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, आपकी बजट, सेल, बजट, कॉस्ट, ऐसे कुछ होगी। जैसे अगर जैसे हमारी इसी टेबल में एक ऐसी टेबल हम बनाएं जिसमें हम प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी बताएं। नहीं, अगर जैसे मान लो इसी का हमने इंसर्ट किया और यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस भी लिख दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस वो होगा जो हमें पड़ रहा है ना, और यूनिट प्राइस वो होगा जो हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो हम लोग वो तो और प्रॉपर ऐसे डेटा सेट्स लाएंगे। जैसे अभी हम लोग इस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बजट लेआउट, सेल्स लेआउट है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बजट टेबल है, मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बट ये सिखाऊंगा। तो जैसे बजट टेबल में हमें दिख रहा है कि हमारा बजट वैल्यू कितना है किस डेट को, और यहाँ कैटेगरी सेगमेंट आईडी दी है, तो कौन सा सेगमेंट है इसका। ठीक है, जैसे कैटेगरी है, सेगमेंट है, क्या क्या है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमें अलग अलग डेटा में दिखेगा, और इस तरह से हम रिलेशन बनाएंगे। आगे हम लोग सीखेंगे पूरा रिलेशनशिप किस तरह से बनाना है। तो हम लोग लेकिन अभी उसके छोटे स्तर पे सीख रहे हैं, और अपने बस हमने ये बना लिया। ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल हमें इन दोनों टेबल के बीच में एज अ ब्रिज काम कर रही है। और ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप मान लीजिए नहीं होता, हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। मान लीजिए पावर बीआई इसे नहीं डिटेक्ट कर पाता, तो कैसे बनाते? हम लोग क्या करते कि अपने डेटा को लोड कर लिया। यहाँ तक तो आप लोग की समझ में आ गया ना? लोड करना समझ में आ गया ना? जी सर। उसके बाद टेबल व्यू में कोई काम अभी है नहीं, मॉडल व्यू में आप आ जाओगे कि नहीं? राइट, यहाँ से तीनों व्यू आ गए आपके। ओके, अब यहाँ से आपको काय पे जाना है? मैनेज रिलेशनशिप। ओके, अभी तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, क्या करना है? न्यू। न्यू में पहले टेबल मांग रहा है, कह रहे कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल को हम किसके साथ जोड़ेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर के साथ। तो उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे जो एक बार कस्टमर आईडी दी गई है वो यहाँ मैनी बार आई है, तो ये वन टू मैनी रिलेशन है, वन टू मैनी हो गया। ठीक है, अब एक नया किया, इस बार हमने जानबूझ के ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, बचा है प्रोडक्ट। तो ये कह रहे हैं यहाँ जो प्रोडक्ट आई है वो ये मैनी टू वन है, क्योंकि भाई वो प्रोडक्ट ऑर्डर में तो कई बार आ सकता है ना, मतलब एक बार 20 बार भी ऑर्डर हो सकता है, मगर प्रोडक्ट टेबल में तो उसकी जानकारी एक ही बार दी होगी। और ऐसे करके ओके कर दिया। हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डेटा सेट सब कुछ पहले से एकदम हो, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है ये। अब हम यहाँ पे जैसे कुछ यहाँ पे लिख देते कि इंसर्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स लिख देते कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल्स एनालिसिस, या जो भी। अब है तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट, मान लीजिए एक कोई
जो है हमारा फ्रूट सेलर है, वो खुद का एक अपना रिपोर्ट बनाना चाहता है कि दिन भर में वो कितना फ्रूट्स बेच लेता है या वेजिटेबल्स बेच लेता है। तो वो एक पावर बीआई डैशबोर्ड बना सकता है अपना, कि या किसी की हेल्प ले सकता है कि भाई एक मुझे ऐसा बना के दे दो। तो वो रोज का अपना लिख के लाएगा और इस डैशबोर्ड में लिख देगा। अब यही यही एक बड़ा स्टोर होगा, वो भी यही कुछ करने वाला है कि अगर हम बहुत बड़े स्टोर की बात करें तो उसके पास डेटा सेट्स ज़्यादा, डेटा सेट बड़ा होगा, उसके पास जो है फील्ड्स डिटेल्स और ज़्यादा होंगी। वही तो हम लोग ने सैम्पल सुपर स्टोर में पढ़ा था, राइट? वही हमने और देखा कि उसके पास कस्टमर्स और ज़्यादा होंगे, कस्टमर की और डेमोग्राफिक डिटेल ज़्यादा होंगी। बट एनीवेज, तो ये हो गया हमारा ये। अब ये जो ज्वाइन किया हमने, इनको ज्वाइन करने का फायदा क्या हुआ कि इस टेबल में ना कस्टमर का नाम दिया हुआ था और ना ही यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया था क्या? यहाँ पे कोई ऐसा नाम वाम नहीं दिया था। पर हम लोग यहाँ पे एक टेबल बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से। और इस टेबल में हम यहाँ से ऑर्डर की डेट ले आएंगे, ठीक है? हम यहाँ से कस्टमर का नाम ले आएंगे और हम यहाँ से प्रोडक्ट का नाम ले आएंगे और प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस ले आएंगे और प्रोडक्ट का यूनिट ले आएंगे। यूनिट तो हमें पता है केजी है, तो हमने प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस ले आया और यहाँ से हमने यूनिट परचेज ले आया। तो इससे क्या हुआ, अब हमें ये दिखने लगा कि जो, देखिए ये क्वार्टर वाटर सब दिखाने लगा, राइट? एक छोटे से डेटा में अब यहाँ पे दिख रहा है कि सचिन ने 3 बार चीजें खरीदी। एक बार भिंडी खरीदी है, एक बार आम खरीदा है, फिर भिंडी खरीदी, यानी इन्हें भिंडी ज़्यादा ही पसंद है। तो ऐसा करके कुछ दिखा रहा है और ये सारा डिटेल दिखा रहा है, राइट? अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यूनिट परचेज एज अ नंबर आ रहा है, ये एज अ नंबर आ रहा है, मगर प्रोडक्ट टेबल में यूनिट प्राइस जो है एज अ नंबर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ वो सम करके नहीं दिखा पा रहा है। दिख रहा है? देखो यहाँ क्या नंबर आ रहा है, देखो। अगर नंबर आ रहा होता तो ये सिग्मा साइन बना होता ना इस पे। तो अगर हम यहाँ पे जाते प्रोडक्ट्स में और यूनिट प्राइस पे जाते, तो वो यूनिट प्राइस, अब यहाँ तो ये होल नंबर इसको बोल रहा है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं भाई ये करेंसी है और ये डॉलर में नहीं है, ये इंडियन रुपीस में है। तो ढूंढते हैं इंडियन रुपीस। चलो हमें गुजराती इंडिया दिख गया, वहां से भी मिल जाएगा। तो ये दिखने लगा ₹60 ऐसा कुछ हुआ। तो वो ₹60 में हुआ, वो अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है। एटलीस्ट ये उसे एज अ नंबर ले रहा है, ये एक अच्छी बात है। और डेटा कैटेगरी में इसका कोई कैटेगरी नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा एक टेबल बन गया है, ठीक है? और ये टेबल जो है बना है, कैलकुलेटेड टेबल है, पर ये हमने बिना किसी डैक्स के बनाया है। आप समझ रहे हो बात? ये हमने बिना किसी डैक्स के बनाया है और इसमें डैक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसमें हम लोगों ने सीधे बस इधर से ड्रैग करते गए और बनाते गए, ठीक है? तो ये हमारा टेबल बनता गया। अब आते हैं बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि हर एक रो में जो सेल हुई है, ठीक है, वो
कितने कितने की हुई है। तो जैसे यहाँ से आपको जो ऑर्डर टेबल मिल रहा है, ऑर्डर टेबल, उस ऑर्डर टेबल में हमें यूनिट परचेज मिल रहा है, प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है, मगर यहाँ पे से प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे अगर मुझे जानना है कि टोटल कितने रुपए की सेल हुई है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पे कैलकुलेटेड मेजर टाइप की बनानी पड़ेगी। और वो कैलकुलेटेड मेजर में क्या होगा कि मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यूनिट परचेस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस तो यहाँ दिया नहीं है कि दिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे नया कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि हमें हर रो के लिए ये जानना है। और हम इसके लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं सेल्स प्राइस या प्राइस, जो भी हमें निकालना है। तो इसके लिए अगर हम हर कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो एक टेबल से हम क्या लेंगे, जो इसी टेबल से है वो हम लेंगे ऑर्डर से यूनिट परचेस्ड। और दूसरे टेबल से हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट से। अब देखिए ये यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है क्या, ये हम लोग को प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ नहीं दिया है। पर अगर हम रिलेटेड डालते हैं यहाँ, तब क्या प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, देखिए। ऐसा क्यों आया कि ऐसे नहीं दे रहा था डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम, पर रिलेटेड डालने पे आ गया, ऐसा क्या हो गया। रिलेशनशिप मेंटेन क्योंकि कर रहा होगा तो वो एग्जैक्टली टेबल खरीद का। एग्जैक्टली क्योंकि ये दोनों टेबल का रिलेशनशिप बनाया ना हमने अभी, देखिए। आप ही ने तो अभी सीखा वो चीज, क्या किया, मैनेज रिलेशनशिप किया, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूं कि इसका जो रिलेटेड प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो प्रोडक्ट आईडी 1 क्या है, प्रोडक्ट आईडी 1 है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी 1 है मैंगो। मैंगो है 60 रुपए का, और यहाँ बिका कितना, 3, तो हो गया ना 180। प्रोडक्ट आईडी 2 क्या है, प्रोडक्ट आईडी 2 है गुआवा। गुआवा है 30 रुपए का, और बिका 6 किलो, तो हो गया ना 180। ये आ गया, आर यू गेटिंग दिस। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे इसी टेबल में एक और नया कॉलम जोड़ता हूँ, ठीक है, और इस कॉलम का नाम लिखता हूँ फ्रूट नेम या प्रॉड नेम, ठीक है, जानबूझ के उल्टा सीधा लिख रहा हूँ। तो प्रॉड नेम कैसे निकालूंगा मैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं कर सकते कि रिलेटेड प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो आ गया ना। और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉड यूनिट प्राइस, कैसे लिखेंगे कि जो उसका ओरिजिनल रिलेटेड यूनिट प्राइस है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। प्रोडक्ट्स यूनिट प्राइस, राइट। तो बेसिकली वो पूरा टेबल ही उठा लाया यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली हमें एक नया कॉलम बनाना चाहिए था, हमने शायद बनाया नहीं, तो एक नया कॉलम बनाना। तो यहाँ पे प्रॉड नेम लिख देते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रॉड नेम, ठीक है। तो एक तरह से वो पूरे ले आया। ये क्या नहीं दे रहा, एंड ऑफ इनपुट वाज रीच।
एक ब्रैकेट देखो एक्स्ट्रा लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब आ गया, ठीक है। तो हमने देखना है कि एक राउंड ब्रैकेट चालू हुआ तो एक ही बंद हुआ, एक स्क्वायर या ये। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट नेम ऐसे क्यों नहीं लिख लिया, ऐसे ही क्यों लिखा? प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नेम लेना था। हाँ, क्योंकि जो रिलेटेड टेबल होते हैं वहां पे हमें दूसरे टेबल का रेफरेंस देना पड़ता है ना। जैसे आपसे आपने कहा मैं उन्नाव में रहता हूँ, तो ऐसा कोई रेफरेंस होगा कि किस कंट्री में है ये, राइट। तो इस कंट्री के इस शहर में, तो एक रेफरेंस होता है। तो उसी तरीके से एक अगर फील्ड है, एक प्रॉपर्टी है किसी डेटा की, जैसे, तो वो उसको इस तरह लिखना पड़ता है। और मैंने एक और चीज बताई थी कि टेबल का नाम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार सिंगल इन्वर्टेड। कई, हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टेबल का नाम आप लोग ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार टेबल के नाम में स्पेस हो सकता है, ठीक है। और अगर टेबल के नाम में स्पेस होएगा ना, तो फिर जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली आप उसे नहीं लिख पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टेबल के नाम में स्पेस होता है तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्या किया, एक तरीके की कैलकुलेटेड टेबल जैसी तो बना दी है ना, बट हमने सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाए हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं टोटल सेल्स कितनी हुई? अच्छा, ये टेबल व्यू और है। टेबल, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, सॉरी, बट इसमें स्टाइल प्रीसेट होते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग टाइप के प्रीसेट यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे स्पार्स है, कंडेंस्ड है, कॉन्ट्रास्टिंग रो है, तो जो सा भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास कॉलम हेडर का एक कलर है, ठीक है। कॉलम हेडर के अंदर जो वैल्यू हैं वो इस तरह से दी है, राइट। सो ये है। अब सम ऑफ यूनिट परचेज दिया है, तो इसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। इसको रीनेम कर दिया यूनिट्स परचेज, सम हम हटा दिया ताकि हमारी टेबल ज़्यादा स्पेस नहीं खाए। ओके, यहाँ पे हमने दिया कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम ऐसे स्मॉल में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते कस्टमर, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम, तो इसको सिर्फ लिख देते हैं प्रोडक्ट। तो जो आपके ओरिजिनल डेटा सेट में उस कॉलम का नाम था वो कुछ भी हो सकता है, पर जब आप यहाँ पे एज अ टेबल दिखा रहे हो तो आप उसको एज अ टेबल दिखाते समय उसका नाम पता बदल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। अब ये हो गया हमारा। इवन इसमें भी आप सॉर्टिंग वॉर्टिंग सब कर सकते हो। और ये टेबल पे जब हम जाएंगे, तो जैसे हेडर है, अब हेडर का बैकग्राउंड कलर ये है, आप कुछ और कलर देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। ये सब तो आपने कलर फॉर्मेटिंग देखी है। ये क्या है, ये टोटल्स है, दिख रहा है। टोटल्स का बैकग्राउंड भी मान लो हम वही कर देते हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है ये? अब ये वैल्यूज हैं, ये बीच की सारी वैल्यूज है। तो वैल्यू में बैकग्राउंड कलर और अल्टरनेट कलर। सो बैकग्राउंड कलर मान लीजिए वैल्यूज में हम एक ये दे देते हैं, और उसका टेक्स्ट कलर दे देते हैं डार्क, ठीक है। और दूसरे का दे देते हैं डार्क बैकग्राउंड कलर, और सॉरी दूसरे का अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डार्क, और उसका टेक्स्ट कलर दे देते हैं लाइट। कुछ ऐसी खिचड़ी बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो दोबारा चला के देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। सो ये है, ठीक। यहाँ पे जैसे जो भी आपको करना है ये करिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूजेज आज। आपने देखा कि, और आपने एक फंक्शन सीखा रिलेटेड फंक्शन। अब यहाँ पे मेजर क्या होते हैं? मेजर क्या होता है? मेजर हमेशा एक सिंगल वैल्यू होता है। व्हाट?
सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये हमें हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो जैसे यहाँ पे कोई पूछ सकता है टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल ऑर्डर्स कितने आए। तो अगर ये दो सवाल मैं पूछता हूँ और तीसरा पूछ सकता हूँ टोटल कस्टमर्स कितने हैं, तो इन सब का जवाब एक सिंगल वैल्यू तो होगी। आप बताइए, यस और नो? यस सर। सिंगल वैल्यू ना। तो टोटल सेल्स कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स निकलेगा, अब क्योंकि मैंने ऑर्डर टेबल में ही ये रिलेटेड कॉलम जोड़ दिए, तो यहाँ पे एक सेल्स प्राइस है। ठीक है, तो ये सेल्स प्राइस जो है उसका अगर मैं सम कर दूं तो टोटल प्राइस निकल आएगा। वही तो मेरी टोटल सेल्स हुई, राइट? कि इतना जो है सब्जी और फल बेच लिया। तो ऐसे अगर हम गए तो क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करके न्यू मेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल्स। इज इट ओके? और यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ जो हमारे ऑर्डर टेबल में सेल प्राइस है वो। तो ये हमारा बन गया क्या, टोटल सेल्स। और इसको हमें दिखाना है, तो यहाँ से हम एक ऐसा ये ले लेंगे कार्ड विजुअल, और कार्ड विजुअल में दिखा देंगे टोटल सेल्स कितनी हुई। कैसे दिखाएंगे, बस इसको टोटल सेल को यहाँ ले आइए, तो दिखाएगा कि 830 जो है वो टोटल सेल्स हुई। ये कार्ड विजुअल की सेटिंग है, यहाँ जाके आप इसका फॉन्ट साइज कलर वगैरह बदल सकते हैं, जैसे हम ये वाला चूज करना चाहते हैं। ये कैटेगरी लेबल है, कैटेगरी लेबल का फॉन्ट साइज वगैरह या उसको फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका टोटल सेल्स डिफाइन हुआ। इस पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जनरल टैब में जाइए, इफेक्ट में जाइए, शैडो बॉर्डर सब आप ऑन कर सकते हो। तो ये सब आप ट्राई करिएगा। अब दूसरा सवाल हमने पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का सम सम के इसमें सर। ऑर्डर्स देखिए, जो ऑर्डर टेबल में वहाँ पे यूनिक ऑर्डर आईडी दी है, तो अगर हम काउंट करें कि कितनी ऑर्डर आईडी है, वही तो ऑर्डर का सम है। यानी कि ऑर्डर टेबल में जितनी रोज हैं, ध्यान से सुनो मेरे सवाल को, ऑर्डर टेबल में जितनी रोज हैं वही तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। बताओ, दोनों लोग के समझ में आ रहा है? ये तो ये ऑर्डर टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं ये कैसे निकलेगा? तो एक जाते नया मेजर, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑर्डर्स काउंट। हमने क्या बोला, ऑर्डर टेबल, फिर सुनो, ऑर्डर टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, तो कितनी को क्या बोलते हैं, काउंट, राइट? कितनी, काउंट, रोज, रोज, कितनी रोज, काउंट रोज, किस टेबल में, ऑर्डर टेबल में। देखो, तो क्या फंक्शन है, काउंट रोज फंक्शन, कहीं लिख लो अपने पास, ठीक है। काउंट रोज फंक्शन का मतलब कि ये क्या निकाल के देगा, मुझे चाहिए था कि ऑर्डर टेबल में जितनी रोज है यानी उतने ऑर्डर आए, राइट? तो ये ऑर्डर काउंट हो गया, और इसको टोटल सेल को हटाया, ऑर्डर काउंट ले आए कि 6 ऑर्डर आए। फिर इसकी कॉपी बनाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, ठीक है। अब तीसरा सवाल क्या था, टोटल कस्टमर कितने, कैसे निकाले?
सेम हो जाए, काउंट ही तो कर रहे हैं, सेम होगा। पर हम सेम करना होता तो कराते गए, तो हम उसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। ये मतलब सेम चीज को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। देखिए, अगर मैं कस्टमर टेबल में जाके एक मेजर बनाऊं, ठीक है, और कहूं कि कस्टमर काउंट, और मैं यहां पे लिखूं डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट मतलब, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, याद रहेगा। और मैंने कहा कितनी डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी है, ये चीज समझ रहे हो। मतलब कि पहले मैं इसको बना देता हूं फिर बता, कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी डिफरेंट कस्टमर आईडी है। अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पे कितनी कस्टमर आईडी हैं, चलो बताओ। तो दो ही है। गलत जवाब, छः। छः वैसे दिख रहा है छः एक्चुअल में बार तो। हैं। अगर हाँ तो तुम्हारे जवाब में क्या है, अगर मैंने पूछा होता है यहाँ कितनी डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी है, यानी कितनी यूनिक कस्टमर आईडी है, डिस्टिंक्ट में दो आता और दो रोज में आता छः है, आता। रोज में छः आता है, राइट। तो किसी भी टेबल में आप जाके अगर ये करोगे डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, तो वो डिस्टिंक्ट काउंट मतलब कि कितना, तो एक्चुअल में कितना है वो। एक्चुअल कितना, तो डिस्टिंक्ट काउंट लगाया कॉलम के ऊपर, देखो ध्यान से, क्योंकि इसने बताया हमें कि ये कॉलम पे लगाओ, देखो। और जो काउंट रोज हमने बनाया वो हमने लगाया टेबल के ऊपर, क्योंकि इसने कहा ये चीज, राइट। इज इट ओके। तो कोई भी मेजर जब हम बनाते हैं वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ये तो ठीक बात है। मगर उस मेजर को एज अ आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, राइट, वो पता लगता है उसकी परिभाषा में, और उसकी परिभाषा यहाँ दी होती है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये चीज हमने उठाया। अब यहाँ पे हम बस ऑर्डर काउंट की जगह पे क्या कस्टमर काउंट ले आते हैं। तो दो कस्टमर्स हैं, वो तो हमें पता ही है आंसर, क्योंकि छुटका सा डेटा सेट है, लेकिन ये कर रहे हैं। अब जैसे हम लोगों अगर के, सर हम लोग काउंट करते तो ये छः आता जो कि गलत होता है। हाँ तो कि गलत, अगर इसीलिए हम हमने ऑर्डर, डिस्टिंक्ट लगा। अगर हम ऑर्डर टेबल में काउंट करते ना, तो ये 6 आता, जो कि गलत था। जो कि गलत था। तो हमें जब भी इस तरह का निकालना हो जिसमें मल्टीपल आईडी मतलब दिख हाँ, रही हो तो उसमें डिस्टिंक्ट लिख देना। रिपीटिटिव, हाँ रिपीटिटिव हाँ। आईडी आ रही हो, तो वहां पे आप डिस्टिंक्ट लाइए। अगर किसी ने आपसे पूछा कि टोटल कितने ऑर्डर आए, तो आपने काउंट रो कर लिया, ठीक है। मगर यहाँ पे सवाल ये कि ये ऑर्डर टोटल कितने लोगों ने दिए, तो 6 लोगों ने थोड़ी दिए वो ऑर्डर, वो ऑर्डर तो दो ही डिस्टिंक्ट लोगों ने दिए, ओके। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड मेजर, ठीक। अब अगर हम इस ऑर्डर टेबल की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझना बात, इस ऑर्डर टेबल में मैंने सम लगाया सेल्स प्राइस का, ठीक है। मगर मान लीजिए मैं सिर्फ इतनी बात को देख रहा हूँ कि यूनिट पर, मैं इस टेबल को एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। तो ये, और इसको मैं यहाँ पे सेव करके इसका नाम लिख देता हूँ सेल्स समरी, क्योंकि ये सेल्स समरी तो है, यहाँ पे सारी बातें आ गई हैं। तो सेल्स समरी है। मैं चाहूँ तो यहाँ कस्टमर का नाम भी तो ला सकता हूँ, ला सकता हूँ कि नहीं। वैसे रिलेटेड करके निकाल लेंगे ना कस्टमर नाम, बताओ। तो यहाँ कस्टमर का नाम भी आ जाएगा, वो छोड़ो। अगर मान लो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, डिलीट। अभी मुझे कस्टमर आईडी भी नहीं चाहिए, या चलो रख लेते हैं।
मेरा ध्यान दो टेबल पे है, दो कॉलम पे है, एक इस पे और एक इस पे। इन दोनों को देख के मुझे बताओ कि टोटल सेल कितनी हुई है, और ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है टोटल सेल कितनी हुई है, कैसे निकालोगे? हमने कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट परचेज इनटू यूनिट प्राइस या मल्टीप्लाई प्रोडक्ट प्राइस करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ईच। और रो बाय रो करोगे कि एक बार में कर रो दोगे? बाय रो, रो बाय हैं? रो होगा, हर एक जैसे पे अलग अलग। गलत जवाब क्या होगा कि इधर से हमने यूनिट परचेज का सम निकाल लिया 30, और इधर से हमने यूनिट सेल का सम निकाल लिया 170। गलत जवाब ये हो जाएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? सही जवाब क्या होगा कि 60 इंटू 30, 30 इंटू 6, 15 इंटू 2, ये हर रो वाइज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या कोई ऐसा मेथड है जो ये एक बार में कर दे और हमें कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाना पड़े? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 60 इंटू 6 होगा भैया 180। तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे यहाँ पे? प्रोडक्ट प्राइस कहाँ लिखा है, तो लिखेंगे इक्वल टू एफ, इक्वल टू को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं F2 मल्टीप्लाइड बाय D2, ऐसे लिख दिया। तो ऐसे आ गया और इसे ही कॉपी कर दिया पूरे में, तो ये आ गया। अब इसको हमने ऐसे किया और सम मार दिया तो 830 आया, राइट? तो ये तो दो तीन बार में करना पड़ा ना। तो यही फंक्शन होता है सम एक्स। क्या? सम सम एक्स। सम क्या करता है, सिर्फ पूरे लिस्ट को जोड़ देता है, सिर्फ इतना करता है। सम एक्स क्या करता है कि रो बाय रो पहले वो कैलकुलेशन करता है जो हम उससे करवा रहे हैं, और फिर जो उसका आंसर आता है उस आंसर को जोड़ देता है। ये चीज समझ में आ रही है? जी। तो अगर इसके मतलब हम दोनों स्टेप इकट्ठा करें, ऑल दो तो हमने कर लिया, पर फिर भी हम करना चाहते तो हम एक बार में ऐसा मेजर बनाते जो वो एक्सप्रेशन भी लगा दे और निकाल के भी दिखा दे। तो कैसे करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करा और न्यू मेजर किया और इसको बोला कि टोटल सम एक्स सेल, मैं नाम जानबूझ के दे रहा हूँ टोटल सम एक्स सेल्स, ताकि हमें पता लगे ये वाला हमने सम एक्स से निकाला है। तो सम एक्स क्या कर रहा है, ये रिटर्न करेगा सम ऑफ द एक्सप्रेशन इवेलुएटेड फॉर ईच रो। तो ये हमसे पहले क्या सेलेक्ट करने को कह रहा है, पेपर नाम क्या लिख दें? ऑर्डर से नहीं ऑर्डर, ना, क्योंकि ऑर्डर में ही तो सब है नोटंकी। अब एक्सप्रेशन कह रहा है, एक्सप्रेशन क्या है मेरा? यूनिट प्राइस है इसका, ऑर्डर में ही डालेंगे फिर शायद आ जाएगा वैसे। एक्सप्रेशन ये नहीं है कि यूनिट परचेज इनटू ये, राइट? तो इसमें हम लिख देते हैं कि ऑर्डर में जो प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करो ऑर्डर में जो प्रोडक्ट का यूनिट्स है, तो यूनिट्स परचेज्ड है, राइट? तो इसे समझ रहे हो क्या कर रहा है? इसने क्या कहा, इसकी परिभाषा के अनुसार इसने कहा कि ये वो सम रिटर्न करेगा, उस एक्सप्रेशन का सम रिटर्न करेगा जो हर रो पे परफॉर्म होगी, जो हमने अभी अभी किया। देखा ना आपने, हमने पहले सबको मल्टीप्लाई किया और फिर सम करके 830 आंसर दिया। ये भी वही कर रहा है।
तो सम और सम एक्स के बीच में अंतर समझे? जी। सम सीधे सम कर देगा, सम एक्स आपसे पूछेगा कि पहले कुछ गणित लगा लो उस पे फिर हम सम करेंगे, है ना? और अगर हम कुछ भी नहीं लगाते, हम कह देते इंटू वन या समथिंग कर देते, तो वो तब भी वही आंसर दे दे। तो ऐसा अगर हम टोटल सम एक्स सेल्स करते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, तो हमें चेक हो जाएगा कि हम लोग गलत आंसर दे रहे हैं क्या। अगर आंसर हम लोग का गलत आ गया ना, तो ये है टोटल सम एक्स सेल्स, वो भी 830 ही आ रहा है। तो या तो हमने इसको कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू बनाया, ये सेल प्राइस, यहाँ हमने वही एक्सप्रेशन लगाया था, रिलेटेड फंक्शन का इस्तेमाल करके दूसरे टेबल से यूनिट प्राइस ले आए, फिर इनको हमने जोड़ा आपस में, और क्या। पर हम लोग ये एक बार में भी कर सकते थे, राइट? ये हो जाता मेरा एक्सप्रेशन और ये हो जाता मेरा टेबल। तो हम कहते, लेकिन क्योंकि हमने उस टेबल में किया तो हमने बना लिया फिर किया ताकि आपके समझ में आए, तो ये इसका काम है। इज इट ओके? तो यस। एक इसमें से कोई एक रखते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत मुश्किल से कैलकुलेट किया है। तो ये दो चीज़ें हमने समझी कि कब हम कैलकुलेटेड मेजर बनाते हैं, कब हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, राइट? कैलकुलेटेड कॉलम जब हमें कुछ उस पर कैलकुलेशन करना होता है। तो ये अभी जैसे जो प्रोडक्ट के प्राइस दिए हुए हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट के प्राइस दिए हुए हैं। अभी यही मैं पूछूं, इस पे मैं सब पे 2-2% डिस्काउंट लगा दे रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? डिस्क एक तो एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा ना हर चीज के लिए, डिस्काउंटेड प्राइस, राइट? तो इसको हम ऐसे नहीं लिख देंगे डिस्काउंटेड प्राइस, कैसे लिखेंगे? डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा कि 60 रुपए माइनस, मान लो चलो 10% कर देते हैं, तो 60 का 10% क्या है? 6 रुपए। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा? 60 माइनस 6 रुपए क्या होगा, यानी 54 रुपए, 54। इज इट ओके और नॉट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि प्रोडक्ट्स का जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा, वो मैंने शायद मेजर कर दिया ना, यही गलती है, मैंने गलती से मेजर बना दिया, देखो वो ले ही नहीं रहा, तो मुझे बनाना था न्यू कॉलम। अब ठीक है, तो इसको जब गलती होगी तो वो लेगा ही नहीं। तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे होएगा कि प्रोडक्ट्स में जो यूनिट प्राइस है, उस यूनिट प्राइस में घटा दो, क्या घटा दो? प्रोडक्ट्स के यूनिट प्राइस डिवाइडेड बाय 10। या इसका दूसरा तरीका भी है कि उसमें घटा दो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई वही। तो हम कह रहे 10% ऑफ प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, यही तो लिखा है, 10% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। तो उसके प्राइस में उसका 10% प्राइस घटा दो, और एक ब्रैकेट और लगेगा। तो इधर हमने 10/100 को एक ब्रैकेट में लिया ताकि पहले ये सॉल्व हो जाए, फिर इसको एक ब्रैकेट में लिया ताकि उससे मल्टीप्लाई हो, ऑल्दो इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसे करा कि पहले ये सॉल्व हो, फिर वो इस प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाए। बॉड मास पढ़ा है ना आपने, कि पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व होगी, फिर ब्रैकेट के बाहर की जाएगी, राइट? सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये ब्रैकेट्स आपको लगाने, तो मतलब जो आपने मैथ्स में सीखा उससे आएगा। तो अगर हम ये करते हैं
तो देखिए 60 का 54 हो गया, 30 का 27 हो गया, 15 का 13.5 हो गया, 20 का 18 हो गया। इज इट क्लियर? सो ये आपको एक और चीज समझ में आई कि अभी यही मैं पूछ लेता कि इस पे अच्छा 18% टैक्स लगा दो, ठीक है। मान लो ये सब्जी और ये नहीं होती, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स होते या सर्विस होती, और उसमें 18% टैक्स लगाने की बात आती, तो आप क्या करते? प्लस 18/100 इंटू वही चीज कर देते हैं, राइट। तो वो आपके ऊपर है। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे दो, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि भाई कस्टमर जो है वो दो अलग अलग शहरों पे हैं, तो सिटी वाइज कितनी सेल हुई है, कैसे बताएंगे? फिल्टर से पता चल पाएगा सर क्या? सिटी वाइज सेल बतानी है तो एक बार चार्ट ले लो, मैंने उस दिन भी बताया था। बार ले लो या डोनट ले लो, ठीक है। और इस डोनट चार्ट में हम सिंपली सिटी को लेजेंड में रखेंगे, क्योंकि वो एक कैटेगोरिकल फील्ड है, ठीक है। वैल्यू और सेल्स रहेगा। यहाँ से टोटल सेल्स प्राइस आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि जो टोटल सेल हुई है उसमें लखनऊ से 67.47% आ रहा है, और उन्नाव से 32.53% आ रहा है। और ये जो सेल्स की वैल्यू है, मतलब टोटल सेल्स 830 है, तो लखनऊ में उसका हिस्सा 67.4% है, एंड सो ऑन। तो ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी मारेंगे फॉर्मेट पे इंटर करके, ये कर लेंगे। ये डेटा लेबल होता है, डेटा लेबल की वैल्यू आप छोटी बड़ी कर सकते हो यहाँ से। ऑल्सो ये बहुत ही, इससे कुछ खास पता नहीं लगने वाला, मगर फिर भी एक सवाल का जवाब तो आ रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो स्लाइसेस के कलर बदल सकते हो, जैसे हम कहते हैं जहाँ कम हुई उसे जहाँ ज़्यादा हुई उसे डार्क कर दो, जहाँ कम हुई उसे लाइट कर दो, ऐसा कुछ आप बना सकते हो। तो ये है। इसी तरह अगर हम पूछे कस्टमर वाइज सेल्स बताइए, राइट, कई तरह के सवालों के जवाब यहाँ दिए जा सकते हैं इस छोटी सी प्रोजेक्ट में। तो इसमें हम लोग कोई भी तरह का कॉलम चार्ट भी ले सकते हैं जब हमारे पास ऐसा कैटेगोरिकल डेटा हो। तो हम यहाँ से कस्टमर का नाम ले लेंगे, और कस्टमर का नाम एक्स एक्सिस में ले लेंगे, और वाई एक्सिस में टोटल सेल ले लेंगे। हमने यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाले कि कितने ऑर्डर्स हुए, राइट। तो कहाँ गया ऑर्डर, कहाँ गया ऑर्डर काउंट, निकाल रहा ना, ये रहा। तो ऑर्डर काउंट को भी ले लेंगे, क्लस्टर्ड में ले लेंगे ताकि अगल बगल दिखाई दे। अब क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है ना, भाई ऑर्डर काउंट तुम देख रहे हो 6 की रेंज में, मतलब ये 0 से 10 के बीच में है, ये हंड्रेड्स की रेंज में है। तो जब ऐसे दो बड़े बड़े अलग नंबर हों, तो आप ऐसा लाइन एंड स्टैक्ड भी ले सकते हो। यहाँ एक लाइन चार्ट जुड़ जाएगा, उस लाइन चार्ट में हम ऑर्डर काउंट दे देंगे। तो ऐसा दिख रहा है दोनों ने 3-3 ऑर्डर किए हैं, तभी ये एक पैरेलल लाइन आ रही है ना, दोनों ने 3-3 ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा स्लाइस था, यहाँ कॉलम होता है, कॉलम का कलर क्या रखना चाहते हो? तो हमने कहा विकास का कलर हम कर देंगे ये वाला, और हम कहते हैं सचिन का कलर हम कर देंगे ये वाला, जो भी आपको करना है। तो इस तरीके से आप स्लाइसेस का कलर भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो भी आपको करना हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी होती है, जैसे कलर में हम अगर ऑल कलर पे रहते हैं तो हम एफएक्स में भी जा सकते हैं, और यहाँ ग्रेडियंट पे जा सकते हैं, और यहाँ से हम जा सकते हैं कि ऑर्डर टेबल में ऑर्डर काउंट क्या है। अब दोनों, या हम यहाँ पे जा सकते हैं कि कस्टमर का नाम क्या है, पर वो मैं अलग बताऊंगा कैसे होएगा, वो एक अलग टॉपिक होएगा। पर यहाँ से अभी हम विकास और सचिन का दो अलग कलर ले लेते हैं। अभी ये इतना आज ट्राई करेंगे।
अब मैंने ये दो तीन चीजें बताई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर तो केवल 2 ही दिन के, मगर अगर मान लीजिए हमारे पास कई दिन के ऑर्डर होते, तो जब मैंने ये पहले भी बताया था कि जब डेट वाइज डेटा हो आपके पास, ठीक है, तो डेट वाइज के केस में आप क्या करते हो, एक लाइन चार्ट ले लेते हो। तो जैसे हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे ऑर्डर डेट, जो भी हमारी ऑर्डर डेट है, और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे जो हमारा टोटल सेल्स प्राइस है, ठीक है। अब वो अभी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑर्डर दिखाता है, ईयर दिखाता है, तो हम ईयर क्वार्टर मंथ सब हटा देंगे। तो ये हमारी 3 दिन की सेल है ना, 1, 3, 4 ऐसा कुछ। और अगर मैं फिर भी इसे पूरा रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये भी बताया था कि आप यहाँ पे ये खेल कूद भी कर सकते हो उसके साथ, ईयर वाइज देखना है कि डे वाइज देखना है। तो दिस इज टोटल सेल्स बाय ऑर्डर एंड डे। ये एक बेसिक सा चार्ट है। अब इसमें हमें देखना है कि हर फल की अलग अलग कितनी सेल हुई, या फल और सब्जी की कैसे देखेंगे इसमें। तो जैसे इसमें लेजेंड होता है, तो जो हमारा कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे यहाँ से प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, उसे लेजेंड में डाल दो, तो ये हमें दिखाने लगा कि अलग अलग फलों की सेल। जैसे ये दिखा रहा है कि ये गुआवा इतना बिका, ये दिखा रहा है ये भिंडी 2 बार बिकी, आलू एक ही दिन बिका तो वो एक दिन दिखा रहा है, ठीक है। ये मैंगो भी एक दिन बिका तो वो एक ही बार दिखा रहा है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, और इसे एरिया में भी बदल सकते हो, आपकी चॉइस है। बेसिकली एक बहुत बेसिक सा छोटा सा था, जहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें समझी। अभी टेबल पे भी मैं कल आऊँगा। एटलीस्ट आपको पहले ये दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेटेड मेजर कहाँ बनाते, कब बनाते, और कैलकुलेटेड कॉलम कब बनाते। कैलकुलेटेड कॉलम जब हमें रो बाय रो कैलकुलेशन करना है। अब जैसे हम लोग आगे कई फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एवरेज फंक्शन क्या करेगा, क्या करेगा, ओवरऑल का समझ औसत एवरेज बताएगा, हाँ ओवरऑल का एवरेज बताएगा। उसी तरह से एक एवरेज एक्स है, ये क्या करेगा, रो बाई रो का मेरे ख्याल से रो बाय रो का बताएगा, राइट। तो जिस फंक्शन में भी एक्स है, तो वहां पे आप एक एक्सप्रेशन निकालोगे, वो उस एक्सप्रेशन का एवरेज बताएगा, है ना। जैसे एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस बताएगा कि चारों प्रोडक्ट के जो यूनिट प्राइस है उनका एवरेज क्या है। पर एवरेज एक्स ऑफ यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या बताएगा, कि जो मेरी रोज रोज सेल हुई है, राइट। जैसे कभी 15 की हुई है, कभी 60 की हुई है, जो यहाँ पे दी हुई है, कभी 180 की। एवरेज एक्स इसका एवरेज बताएगा, और एवरेज इसका एवरेज बताएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एवरेज मतलब एक्स, सर सम एक्स की जगह हम एवरेज एक्स कर देंगे तो वो रो बाय रो हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। बाकी सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ सम एक्स लिखा, हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हो, यहाँ बस इसकी जगह एवरेज एक्स कर देंगे, तो ये इसी तरह मीन एक्स होगा। मीन एक्स क्या होगा, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है, एवरेज एक्स, कैलकुलेट एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, ओके। मीन एक्स क्या करेगा, कि मीन जैसे तो ये, एवरेज होता है सर। जैसे 180, 30, 240, 60 और 140 में सबसे कम क्या है, मिनिमम वाला है मिन। मिनिमम, एम। ठीक है। ओके। और मैक्स एक्स क्या करेगा, हाँ, जो एक ही सबके लिए है। यानी 240, राइट। रो बाई से ये होगा तो एक्स लगा दिया, रो बाई नहीं चाहिए तो रोबाज नहीं बराबर चाहिए तो लगा दो। आपने बिना उसके लगा दिया, सम लगा करके कहानी खत्म। खत्म करिए। अगर आपको रो वाइज जैसे कोई एक्सप्रेशन दिखाना है, तो सम एक्स ही लगाना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है तो ये। तो आज ये छोटा सा बकवास डेटा से लेके करो। मैं अभी ये पावर बीआई फाइल ही भेज दूंगा, ठीक है। उससे हमने क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो बने हो तो ज़्यादा समझ में आते हैं। अब आपका जैसे यूज़ करेंगे ना तो वो रटा रटाया लगता है और कोई नए क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उस वो पे थोड़ा मैं डिफरेंट। अभी, अब अभी मैं तुम्हें जो है
जैसे एक और मैंने अभी बताया एचआर वाला, ठीक है। जी। हाँ। एचआर वाले में करीब 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा। हाँ। 10 उसमें विजुअल क्वेश्चंस हैं, और उसमें अगले जो 8 क्वेश्चन है वो डैक्स बेस्ड है, ठीक है। तो वो अभी मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। सो हम लोग अपनी अगली क्लास में कैलकुलेटेड टेबल का भी डिस्कशन करेंगे, ओके। तब तक मैं आपको प्रोजेक्ट्स और क्वेश्चंस भेज दूँ।